देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कहते हैं कि अपनों से जुदाई एक ऐसा दुख है जिसमें इंसान उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान जिंदा दरगोर हो जाता है। जिंदगी का एक एक पल सिर्फ इस सोच में गुजरता है कि क्या उसका प्यारा खैरियत से होगा या नहीं, और जब कई सालों की जुदाई के बाद खोने वाला शख्स मिलता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो गया है। माहीगीरी आलमी सतह पर एक अहम शोबा है क्योंकि ये बहुत से ममालिक को खुराक, रोजगार और तजारत फराहम करता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन बड़े ममालिक में होता है जो सी फूड की पैदावार में नुमायां किरदार रखते हैं और एक बड़ी अफरादी कुव्वत इस पेशे से वाबस्ता है जो मुल्की मईशत को फायदा पहुँचा रही है। लेकिन अगर बात की जाए माहीगीरों की तो ये अक्सर समंदरी हुदूद से आगे निकलकर भारतीय फोर्सेस की तहवील में चले जाते हैं और फिर कई सालों बाद किसी मुआहदे या एनजीओ के तवज्जुह से रिहाई पाते हैं, जिनमें अक्सर अपने प्यारों से मिले बगैर मिलने की आस लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। अब भी सैकड़ों पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। इन माहीगीरों के खानदान गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजर बसर करते हैं और हुकूमती इमदाद की राह तकते हैं। हालांकि ये हर साल 24 अरब रुपए हुकूमत को टैक्स की मद में अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तबका इंतहाई परेशान है। हम लोग गरीब है, देखो एक पंखा लगा हुआ घर में, एक बल्ब है, इसमें 40,000 30,000 बिल आएगा तो गरीब इंसान कहाँ से भरा जाएगा। सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। ये बेसिकली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बनती है, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करती है। मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालने वाले खुद माशी तंग दस्ती का शिकार हैं। समंदर से रोजी कमाना कोई आसान काम नहीं। माहीगीरों की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो ये इंतहाई सख्त हालात में अपनी रोजी कमाते हैं और अक्सर समंदरी हुदूद को गलती से अबूर करते हुए भारतीय फोर्सेस की तहवील में चले जाते हैं, जहां कैदोबंद की सोबतें और अपनों से जुदाई का दुख सहते हैं। दूसरी जानिब उनके घर वाले आंसू बहाते रह जाते हैं कि उनका प्यारा जिंदा है भी या नहीं। हर दिन एक उम्मीद बनकर इंतजार की अजियत बन जाता है, लेकिन जब कई सालों की जुदाई अचानक खत्म हो तो उस खुशी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। आज हम अपने प्रोग्राम सच के सफर में आपको ऐसे माहीगीरों से मिलवा रहे हैं जो अपने घर वालों से मिल चुके हैं। उन्होंने कई साल भारतीय जेल में काटे, वहां उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनको रिहाई मिली, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जिस घर के बाहर हम मौजूद हैं ये मुश्ताक का घर है और हमने इससे पहले इसकी फैमिली से आपकी बात कराई थी। अब से गुज़िश्ता साल पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें वो खातून कितनी परेशान थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे रो रहे थे, अपने बाप को याद कर रहे थे और अपनी बुनियादी ज़रूरियात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से वो स्कूल नहीं जाते और छोटी छोटी ख्वाहिशें और ज़रूरतों के लिए उन्हें दूसरों का चेहरा देखना पड़ता है। घर में राशन नहीं होता। वो मुश्ताक अब वापस आ गया है, भारत की जेल से रिहा हो गया है। उसके साथ वहाँ किस तरह का सलूक किया गया था, वहाँ पर उसे खाने के लिए क्या दिया जाता था, जब बीमार होता था तब क्या किया जाता था, जब ईदें होती थी, रमज़ान होते थे तब क्या होता था, तो ये तमाम चीज़ें उससे जानते हैं। आइए आपको मुश्ताक के घर लिए चलते हैं। नाज़रीन, मुश्ताक 6 साल बाद जो है वो अपने वतन वापस आए हैं, अपने घर वापस आए हैं। मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब ये यहाँ नहीं थे तो इनके बीवी बच्चे कितने परेशान थे और किस तरीके से उनके लिए जो है वो रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पर वो गए थे। वाइफ थी, उनकी कोशिश थी कि उनके शौहर और उनके बच्चों के जो वालिद हैं वो वापस आएँ। पहले आप एक झलक वो देखिए। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, मुश्ताक की फैमिली। मुश्ताक भी उसी काफले का शिकार हुए हैं जिसमें ये तमाम लोग जो हैं मौजूद थे और वो भी अपनी फैमिली से 5 साल से नहीं मिले हैं। कैसे आपको इत्ला मिली, क्या हुआ, कोई बात हो सकी है उसके बाद, कोई खैर खबर? नहीं, जब पकड़े थे वो जैसे बूथ वाले दिन थे, 6 अप्रैल था, तो फिर ना मेरे ससुर आकर बताया कह रहे मुश्ताक लोग को ना पकड़ लिया। तो फिर हम ऐसे बेहोश हो गए थे, देखे सुन के अचानक ऐसे खबर आया। हम लोग समझे 2 दिन या 3 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते अब तो 5 साल हो रहे। अगर थोड़ा सा खबर होता तो दिल को तसल्ली दे सकते थे। वो बच्चों की क्या फरमाइशें पूरी किया करते थे, क्या सोचते थे पढ़ाएंगे उन्हें? माशाल्लाह बहुत सही भी था। कह रहा अपना जिस्म
दवा लगा देंगे, फिर भी मैं बच्चों की मुस्तकबिल पूरा करेंगे। तो फिर ये रो रो के मुझे बोलते हैं, मम्मी मुझे हम लोग को स्कूल नहीं भेजोगे? लेकिन हम लोग भेज नहीं पा रहे क्योंकि फीस बहुत महंगा। बच्चे रो रो के पैसे मांगते रहते हैं, मामा पैसा दो, सब लोग खाते पीते हैं, लेकिन तुम नहीं देती हो, तुम बहुत बुरी हो। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं है? 2 दफ़ा दिया था 2-3 साल पहले, अब तो नहीं दे रहे। रमज़ान का बाबरकत महीना और हम यही चाहेंगे कि लोग इस महीने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में देते हैं। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो यकीनन आपकी इमदाद की भी मुस्तहिक हैं, और साथ साथ उनको इस चीज़ में भी मदद चाहिए कि उनके जो अपने प्यारे हैं जो कहीं खो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, यकीनी तौर पर जो है वो उनका भी पता चले, यकीनी तौर पर इनकी उनसे बात भी हो और उनकी रिहाई के लिए भी मौसर इक़दाम किए जा सकें। और बच्चे जाते हैं स्कूल, आपका दिल चाहता है? सब लोग चाहता है, बहुत रोना आता है। सही, तो आप जल्दी से अल्लाह मियाँ से ना दुआ कर लो कि मेरे पापा को जल्दी से भेज दें ताकि मैं स्कूल जाऊँ। मेरे पापा को जल्दी यहाँ करा दो। मासूम बच्चों की नन्ही नन्ही सी दुआएं हैं और हम इस दुआ पे आमीन ही कह सकते हैं और कोशिश करके इनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा, और आज ये फैमिली माशाल्लाह बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है। इनके हाथों में माशाल्लाह से मेहंदी लगी हुई है, और वो कहते हैं ना कि औरत का सजना संवरना सब अपने शौहर के लिए होता है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद है। मुबारक। मुझे ये बताएं कि जब ये आ रहे थे तो आपको पता चल गया था कि जो कैदी जो है भारत ने छोड़े हैं उनमें मुश्ताक का नाम भी शामिल है? जी, मुझे ना वो जो कमल शाह है, माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको और भी दे, हिम्मत दे। जितने भी उन्होंने कोशिश किए, मेरी नज़र में तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको जितना भी दिए, मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, जितने कोशिश की उन्होंने। फिर जब मुझे तो उम्मीद भी नहीं था, फिर भी लोगों के जैसे मशवरों से उम्मीद रखी थी मैं। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। अचानक खबर आ गए थे कमल शाह ने अचानक फ़ोन किया, तो फिर ना उन्होंने मुबारकबाद दिया, तो फिर मैं घबरा गई थी। मैं बोल रही थी जैसे ये तो जोड़ तो नहीं है, कह रहे नहीं मुबारक। क्या बताया क्या उन्होंने आपको? कह रहे तुम्हारे शोहर आ गए, मुबारक हो। तो फिर आपको यकीन आया? लेकिन उस वक्त भी नहीं आया था, जोड़ क्यों बोलो। तो फिर दोबारा जब नेट पे आ गए थे ना, तो फिर यकीन आया था। तो जब आपको कॉल आई उसके कितने दिन के बाद आपकी इनसे मुलाकात हुई है? शायद 6-7 दिन के बाद। घर आए, आप इनसे मिलने गई, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, क्योंकि हमारे नाज़रीन ने आपके आंसू भी देखे हैं, रोना भी देखा है, कर्ब भी देखा है, तकलीफ़ भी देखी है। ये कितने खुशी हुए मुझसे ज़्यादा, अब वो मेरी सास ससुर हुए, एक खुशी के मारे मेरे ससुर को ना अटैक आ गए थे। हार्ट अटैक हो गया था? जी, खुशी से? जी। फिर तो आप उनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे? जी, खुशी के बदले कम आ गए थे। सही, बच्चे बहुत खुश थे। तो जब आपसे इनकी मुलाकात हुई तो आपने पहला सवाल क्या किया इनसे? मुझसे तो बात ही नहीं निकल रही थी। पहचान गई थी आप इन्हें कि भूल गई थी? नहीं तो पहचान गई थी। जी। क्या पहला सवाल आपने इनसे क्या पूछा और इन्होंने आपसे क्या पूछा? पता नहीं। चले, मैं नाज़रीन मुश्ताक से कराऊंगी बात आपकी, लेकिन पहले मैं इनकी वाइफ और इनके बच्चों से बात कर लूँ, फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। बच्चों से मैं पहले पूछती हूँ, मुझे बताएं आप उस वक्त रो रही थी, तकलीफ़ में थी, अपने वालिद साहब को बहुत याद कर रही थी, तो कैसी रही आपकी मुलाकात और फिर क्या हुआ, मुझे बताएं। जब हमने अपने वालिद को देखा तो हमें बहुत खुश लगी, फिर हम सब रोने पड़ गए थे। फिर हम लोग, मैं तो गई नहीं थी, सब गए थे, मैं घर पे थी। फिर सब आए, फिर घर पे रोने लगे, सब गले मिलाए। तो फिर हम लोग मिल के, फिर हम लोग कह रहे थे, ये अंकल आए थे, कह रहे आप लोग स्कूल जाते हैं नहीं? तो हम तो कहते थे स्कूल जा रहे ही नहीं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस बहुत महंगी है, एक जन के 1000 रुपये। तो मेरे पापा के पास इतनी तौफीक नहीं है। तो वो कह रहे थे आप लोग थोड़ा मेहनत करो, तो हमें स्कूल पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं बचपन में पढ़ती थी, जब मेरा बुंडिया में जेल के कैद में थे तो मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो मैं जब से स्कूल पढ़ने का बहुत शौक़ करती हूँ, मगर पैसे के वजह से पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं खाली 2 टाइम मदरसे और ट्यूशन जाती हूँ। जब आप अपने अब्बू से मिली तो उस वक्त क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? आपने उनसे क्या पूछा कि वहाँ आप कैसे रहे, किस तरह से रहे, हमें याद किया? क्योंकि उस दौरान कोई आपकी उनसे ना टेलीफोन पे बात हुई थी, किसी तरीके से कोई राब्ता तो नहीं हुआ था? नहीं, हमने पूछा कि आप वहाँ पे कैसे थे, आपने क्या खाया,
और वहाँ पे सही थे, कोई जुल्म तो नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो अब आपको कैसा लग रहा है जब आपके अब्बू आ गए हैं वापस? मुझे तो बहुत खुश हो रहे, ऐसे लग रहा कि मेरा एक हमसाया आ गया है। हज़रत अब हम आपकी मुलाकात कराने लगे हैं मुश्ताक से। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम कि आप सही सलामत वापस आए। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था कि जब आपको भारतीय नेवी ने पकड़ लिया था, किस तरीके से आप घर से निकले थे और कहाँ रास्ता भटक गए थे? जी, मैं रास्ता तो नहीं भटका था, जुम्मे का रोज़ था, तो हमने वहीं पर ही बंदरगाह पे नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ के निकल गए हम लोग। निकलने के बाद एक रात वहाँ पर करीब रहे हम लोग। फिर सुबह के टाइम पे हमने बोट स्टार्ट करी, तो दूसरे साथ के बोट वाले भी चलने लगे, तो हम भी उनके साथ साथ चले। तो ये दूसरे जो साथ के बोट वाले चलने लगे वो भी वही आप ही लोगों का जी ग्रुप था? जी, ग्रुप का बोट थे वो। हम लोग 8-10 बोट एक ही साथ निकले। फिर हम लोग निकल गए, तकरीबन 5-6 घंटे चलाए बोट को। चलाने के बाद देख रहे हैं मगरिब का टाइम हो रहा, हमने बोला चलो इतना दूर आ गए, अभी यहाँ पर मारते हैं। ये हम लोग हुदूद में ही हैं। तो आपको पहचान कैसे होती थी कि हम हुदूद में ही हैं और ये हुदूद से बाहर हैं? जीपीएस होता है हमारे बोट में, जीपीएस के ज़रिए हम लोग उसमें नक्शा बना हुआ है, बॉर्डर का है, ये पाकिस्तान का, ये इंडिया का बॉर्डर है। और ये तमाम चीज़ें चेक कौन करता है? आप लोग खुद मिलके करते हैं या नहीं, जो नहीं, चला रहा होता है बोट? जो चला रहा होता है वही चेक करता है, उसी के अंडर में होता है सब कुछ। बाकी लेबर तो आगे काम कर रही होती है, जो बोट को चला रहा होता है ना, उसके सामने सब ये रखा हुआ टीवी है, वायरलेस सेट है, लोगों और आप तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे जी, माहीगीरी मेरे को का, तो 22 कभी ऐसा साल पहले है। नहीं हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। मेरे को 23 साल हो रहा है मेरे को माहीगीर का काम करते हुए। तो आज पहली बार ऐसे ही हुआ बस। फिर हम लोग वहाँ पर जाल माल फेंके तो हमारे को मच्छी आई, तो 70-80 हज़ार का माल होगा इतना। तो इतने में सेठ का कॉल आ चुका था दरिया में। तो सेठ ने बोला चलो इस माल का तो अभी भाव नहीं है, तो ऐसा करो दूसरा माल का भाव है तो वो ढूंढना। और कितने दिन रहना पड़ता है आपको समंदर के बीच में? 10 से 15 दिन भी लग जाता है, 20 दिन भी लग जाता है, माल नहीं और मिले। कितने लोग होते हैं आप लोग? हम लोग एक बोट में 7 जने होते हैं, 8 जने होते हैं। और कितने दिन हो चुके थे आपको? 3 दिन हो चुका था, चौथा दिन में पकड़ा गया था। तो फिर वो जो पकड़े गए वो कैसे? 2 दिन इधर अपने हुदूद में जाली मारा, तो हमारे को नुकसान का डर लग रहा था कि चारों तरफ हमारे इधर पाकिस्तानी लांच बड़ी वाली वो घूम रहे थे। तो वो लोग ना टोलिंग करते हैं, वो रुकने वाले नहीं। हम लोग तो रुक जाते हैं एक जगह में, तो हमारा जाल नुकसान करते हैं वो लोग। तो हमने बोला नहीं, उनका भी क्यों हम लोग गलत, उनको भी क्यों बोले, हम अपना सेफ्टी खुद करते हैं। चलो यहाँ पर 2 बोट का कोई काम नहीं है, जहाँ 10 बोट जाते हैं वहाँ पर हम लोग भी चलते हैं। गए करीब गए, बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर अपने हुदूद में थे हम। तो वहाँ जाके हमने जाली मारने के लिए सोचा, तो इतने में वायरलेस सेट में आवाज़ आया कि बोट आ रहा है, इंडिया का नेवी आ रहा है। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो सूरज की तरफ देखा, सुबह 9:10 हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने देखा तो छोटा सा वाइट कलर का कोई चीज़ दिख रहा था। तो मैंने बोला जीपीएस की तरफ नज़र मारा, तो मैंने बोला अपने हुदूद में हूँ मैं 2.5 किलोमीटर। तो रेस थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, आगे की तरफ चलना शुरू किया अपने हुदूद में। आपने कहा 2.5 किलोमीटर है, थोड़ा और मैं और आ जाऊँ 5 किलोमीटर हो जाए भले। तो मैं अपने हुदूद में चल रहा था, तो उसने वहीं से दूरबीन से मैडम ने, उस बोट पे मैडम थी जो कप्तान थी, उस टाइम पे हमारे नेवी वाले भी करीब नहीं थे, नहीं तो वो होते तो फिर हमारे को पकड़ने की हिम्मत नहीं तो वो रखते। कैसे पकड़े? वो आपकी हुदूद में तो आके आपको नहीं पकड़ सकते ना? तो हुदूद में ऐसे आए ना, उन्होंने फुल स्पीड में आया, कम से कम वो 2000 की स्पीड में चला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 2000 की स्पीड में आया वो। तकरीबन 8 से 9 मिनट में मेरे को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? पहले क्या बोट को घेरे में लिया? तो उन्होंने आया, पीछे से टकराव करने चाहा, तो मैंने स्लो किया तो उसकी बोट जैसे आगे, मैं पीछे से टर्न मार के निकल गया आगे। फिर दोबारा वो आगे फुल स्पीड पे गया, वो पीछे से घूम के आया, आने का फिर लगाने का कोशिश करा, फिर मैंने रेस कम किया। जैसे टच होने को किया ना, मेरी बोट पीछे हो गई, उसकी बोट थोड़ी आगे हो गई, तो फिर मैंने फिर टर्न मार के फिर निकला। फिर तीसरे चक्कर में उन्होंने सबों ने गन हाथ पे ले लिया। गन जब हाथ में ले लिया, सबों ने लोड कर चुका था, करीब आ गया। तो लोड करने के बाद मैंने अपने बंदों से बोला है, अब आप लोग क्या बोलते हो बोलो, कि मैं तो पकड़ के रखता हूँ, बोट को नहीं रोकूंगा, अगर मेरे को कोई गोली लग
लग गई तो है, फिर लग गई है तो खैर अल्लाह मालिक है। उसके बाद भी आप में से कोई पकड़ने वाले तैयार हो, तो उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। तो उसमें से एक हमारा जो मेरे से थोड़ा सा उम्र में था, उसने बोला कि देखो जान है तो जहान है, एग्जैक्टली, हाँ, आज नहीं तो कल हम आ जाएंगे अगर हम लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया तो अगर खुदा ना आज तक किसी को गोली लग गई जाए भी समंदर तो में, कोई आप फर्स्ट एड नहीं इसका है। क्या जवाब दोगे? मैं बोला ये भी बात तुम्हारी सही है, फिर आप लोग क्या बोलते हो, रोक दो ना? तो बोलते हाँ अब क्या करें, इनके हुदूद में आया बोल के तो लेके जाएगा ही, तो रुक गया। तो उन्होंने उतरते हमारे सारे 6 बंदों को ऊपर चढ़ा दिया, मेरे को बोर्ड में रखा हुआ था। तो मैंने बोला उसको, जो 3 सिपाही आए थे, मैं बोला भाई ये हमारी हुदूद है, यूँ बोला तो उसने डायरेक्ट पहले तो वायरलेस का तार तोड़ दिया। वायरलेस का तार तोड़ने के बाद टीवी बंद कर दिया, फिर जीपीएस ऑन था, जीपीएस में उसने चलाया, जीपीएस चला के उसमें जो भी नंबर था ना सब डिलीट कर दिया उसने, नक्शा मक्शा सब डिलीट कर दिया उसने। डिलीट करने के बाद वो भी बंद कर दिया। तो मैं ये क्यों डिलीट किया? बोलता नहीं आप लोगों का इंक्वायरी होगा, थोड़ा सा पूछताछ करके छोड़ देगा आप लोगों को। तो 9:10 में मेरे को पकड़ा। तो वहाँ से उन लोगों ने तकरीबन 2 से सवा 2 घंटा फुल स्पीड में मेरे को अपनी साइड पे लेके गया। मेरे को बोला हमारे पीछे पीछे आओ। तो मैं उनको बोल रहा था देखो छोड़ दो, मिन्नतें कर रहा था, हाथे जोड़ रहा था, लेकिन नहीं माना। तो फिर भी मेरे को पीछे से एक दस्ता भी लगाया था उन्होंने पिस्टल का, मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मैं इसको गिरा दूँ तो मैं अकेला भी भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे 6 बंदे हैं उनके बोर्ड में, तो उनका क्या हाल होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने मेरे को 15 से 20 माइल अपने हुदूद में ले चुका था इन्होंने। फिर उसके बाद बोट को रोक दिया, बड़ी वाली रोकने के बाद उनके करीब जब गए तो देख रहा हूँ कैमरा ऑन किया, मूवी बनाना शुरू किया। मूवी बना के तो दूसरा ऑफिसर जो ना वो किताब लेके लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर गुजराती में बोल रहा था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था इतने में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा। जब मेरे करीब आके वो कुछ बोल रहा था ना, तो मैं समझ जा गया। वो बता रहा था गुजराती में कि पाकिस्तान का मच्छी मार है, तो भारत के पानी में आ चुका है ये, इनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। यूँ जब बोला तो बीच में भी मैं बोल पड़ा था। मैंने नहीं, हमारे को ये लोग गलत बयान दे रहे, लेकिन हमारे को हमारे हुदूद से लेके आया। बोलता आप चुप रहो। फिर आपको आपके साथियों के साथ ही रखा हुआ था? जी, वहाँ बंदरगाह में ले जाने के बाद सबको कुछ साथ खिलाया करके पिलाया, कुछ तसल्ली दी? खिलाया हूँ। पार्सल था उनके बोर्ड में होता है पेकिंग वाला खाना, वो दिया था एक डिब्बा। तो एक कमरे में रखा हम लोगों को। रात को देख रहा हूँ 1:30 बजे के टाइम पे हमारे को निकाला वहाँ से, निकाल के पुलिस के हवाले कर दिया। वो पुलिस कौन सी थी? गुजरात पुलिस। और क्या कह के हवाले किया? वो लोग गुसलखोरी बोलते हैं, बॉर्डर के जिसको होते हैं वो बोलते हैं गुसलखोरी की है इन लोगों ने, ऐसा बोल के पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस वालों ने हमारे को 3 दिन तक के अपने लाकअप में रखे। तो उन्होंने भी कोई मार तोड़ नहीं की। तो पूछा था कैसे आए, क्या नहीं आए। तो 3 दिन रखने का वजह ये था, जब तक हम लाकअप में थे तो हमारी बोट की चेकिंग हो रही थी, इस वजह से रखा है। बोट की चेकिंग हुई तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो फिर? कुछ भी नहीं था, बोट की चेकिंग हुई, जो सारा माल इन्होंने ऊपर चढ़ा लिया, जिसमें से एक पुलिस वाला हमारा दोस्त जैसा बन गया था। उसने हमारे को अंदरूनी खबर बताया था कि हाँ भाई तुम्हारे बोट में कोई चीज़ नहीं मिला, तुम्हारा बोट में माल था, तो वो माल हम लोगों ने उठा लिया, मंडी में बेच चुके हम लोग। तो हमने बोला कितने का बेचा? तो उन्होंने बोला 74,000 रुपये का बिका आप लोगों का माल। तो हमारे को उस दिन फिर उन लोगों ने चाय ला के दिए, बिस्किट वगैरह ला के दिए, 1,500 का ला के दिया। तो ये जिस दिन 74,000 का माल बेचा उस दिन खूब आपकी खातिर तवाज़ा की? 3 दिन हम लोगों को खिलाई पिलाई टाइट करी, बाहर से मुर्गी ला के दे रहे, बिरयानी ला के दे रहे। तो एंड में एक पुलिस वाला था, बोलता ये खुश नहीं हो, ये आप लोगों का पैसा आप लोगों को ही खिलाया जा रहा है। 3 दिन के बाद हमारे को बोलता कि अब यहाँ से तुम्हारी बदली होगी, कहाँ जाएंगे हम? तो उससे पूछा तो उन्होंने बोला पालारे जेल में जाओगे, आप लोगों के पाकिस्तानी बंगाली भी हैं वहाँ पर। तो उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, निकालने के बाद मेरे को बोलता है ये बंदों को पहचानते हो आप? तो उसमें से एक मेरा मामू लगता है, उनका फ़ोटो देखा तो उनका बेटे का देखा हमने, मतलब हाँ ये तो हमारे मामू है। बोलते इन लोगों के साथ रखा जाएगा आप लोगों को। तो फिर जज के सामने पेशी नहीं हुई आपकी? जज के सामने हमारे को तकरीबन 15-16 दिन के बाद जज के पास पहुंचाया हमारे को। जब यहाँ से आपको उन्होंने जेल शिफ्ट कर दिया, वहाँ का आलम क्या था? वहाँ का आलम ये था कि हमारे को सेफ्टी में रखाया गया था, पाकिस्तानियों को अलग करके रखा गया था। एक कमरा दिया हुआ था बड़ा सा, सब हम लोग उसी में रह रहे थे।
खाना मिलता था टाइम पर? हाँ, खाना तो वही 2 टाइम मिलता है, सुबह 12 बजे आता है, फिर शाम को 6 बजे आता है। सही है। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारी घर पे बात करवा दी जाए ताकि हम अपने घर वालों को अपनी खैरियत से आगाह करें? हाँ, ये तो उन लोगों से समझ लो 1000 से ऊपर बोल चुके हैं हम लोग। तो वो बोला हमारे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के दिल्ली के हाथ में, बड़े ऑफिसर के। तो हमने बोला वहाँ पर बात कराओ, बोला आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, करते करते टाइम निकाल दिया। ये फिर आपकी पेशी हुई 16-17 दिन के बाद? पेशी हुई, जज ने बोला कि आप लोगों को कहाँ से लाया। तो फिर मैंने जज को एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने सर, मेरे को जब मालूम है कि ये बॉर्डर में क्रॉस करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। ये आपने उन्हें पूरी डिटेल बताई उसके बाद? फिर वो कस्टम वाला भी आया, फिर उनसे सवाल जवाब ये कह रहा कि भाई इनको किस गुना पे आप लेके आए हो। तो उन्होंने बोला बॉर्डर क्रॉस किया इन लोगों ने। बोला क्या आपके पास सबूत है? बोलता हमारे पास जीपीएस है, जीपीएस के जरिए हम लोग इनको पकड़ते हैं। तो इनके बोर्ड में भी जीपीएस था। यूँ बोला तो वो चुप हो गया। तो जज ने बोला तो इनके जीपीएस क्यों आपने डिलीट किया? तो भी वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर गुजराती में उनको पता नहीं क्या क्या बोला। 14 महीना तक का उसको कोर्ट में पेशी होना पड़ा हमारे साथ। और वो 14 महीने तक इसका फैसला ही नहीं होके दे रहा? नहीं, 14 महीने तक वो भी आता था तारीख में। और आप उनसे ये नहीं कहते थे भाई मुझे मेरे घर वालों को इत्तला वो देना? बोलते थे लेकिन बोलने का मौका ही नहीं देता, सिर्फ नाम पुकारता फिर था। 14 महीने के बाद क्या हुआ? 14 महीने के बाद जजमेंट हो गया, सजा सुना दिया जज ने। यानी सजा क्या दी उन्होंने आपको? तो सज़ा तो उन्होंने अलग अलग पन्ने में लिख के दिए, अलग अलग सज़ा दिए। तो उन्होंने हमारा साइन लिया, अंगूठे लिए, लेने के बाद हमारे को जजमेंट कॉपी हाथ में दे दिया। देने के बाद हमारे को जेल एंट्री हो गई। जेल में आने के बाद 2 यार थे वहाँ के, तो उनको हमने पढ़ाया, मुसलमान थे हमारे, उन्होंने लेके पढ़ा। तो एक एक पन्ने में अलग अलग हिसाब था। एक में 6 महीना था, एक में 5000 का दंड था, और एक में 2 साल था, एक में 1 साल था। कुल टोटल मिला के उसने हिसाब किया है 3 साल 6 महीना 20 दिन, 5000 को हटा के। फिर आप 6 साल बाद वापस क्यों आए? देखो हमारे सज़ा तो पूरा हो चुका था। दूसरी बात ये कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हो चुका था, तो पाकिस्तान भारत से बंदे नहीं ले रहे थे। हमारे को ऐसे हमारे को न्यूज़ मिल रहे थे। वहाँ पे कोविड में क्या सिचुएशन थी? नाम पुकारते तो और हम लोग उंगली उठाते तो उसके बाद कुछ नहीं, जो करना होता तो कोई मारा पीटा तो नहीं जाता था आपको? मारा पीटा कुछ भी नहीं। और कोई बीमार हो जाता था तो इलाज मुआवजा करवाते थे? हाँ, बीमार होता तो वहाँ पर सिविल अस्पताल है, उसमें हम लोगों का इलाज होता था। जो ग्रुप आपके साथ पकड़ा गया था वही वो लोग थे आपके साथ आखिर तक, और वो लोग आपके साथ वापस आए? मेरा पूरा ग्रुप आया, कौन उसमें कौन से था एक उसमें? बंदा नाम रह गया। बताएं मुझे। मेरे ग्रुप में था एक मुश्ताक, सबसे बड़ा मैं था। उसके बाद रोशन अली, कासिम अली, फिर सईद आलम, फरीद आलम, और दूसरा ये मोहम्मद आरिफ, और ये अब्दुल अमीन। नाज़रीन, फरीद वही लड़का है जो कि 20 साल का था जब वो लापता हो गया था। और हमने जब इससे पिछले साल प्रोग्राम किया था तो उसकी माँ रो रो के फरियाद कर रही थी कि मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, और वो किस तरीके से अपने घर में कढ़ाई का और सिलाई का काम करती थी। और वो ये बता रही थी कि मेरा बच्चा इस वक्त 25 साल का हो गया होगा, और अब 6 साल बाद लौटे हैं तो वो 26 साल के हो गए हैं। उनके घर भी आपको लेके चलेंगे, उनकी फैमिली क्या कहती है वो भी आपको सुनवाएंगे। आपने बोला कि एक शख्स हमारे साथ वापस नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? एक बंदों का झगड़ा हुआ था पुलिस वाले के साथ, तू मैं हुआ था। तो वो झगड़े में वो बंदा भी है ना बोल पड़ा था बीच में। तो इनके दौरान पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर हाथ पाँव उठाया तो इसने भी बीच में कूद पड़ा। तो मैंने समझाया कि देखो तुम्हारो घर पे जाना तो ऐसा नहीं करो। तो उसकी कोई सज़ा बढ़ गई थी? आने के टाइम पे मेरे को इतना बताया कि देखो आप लोग 7 जने आए हो लेकिन 6 जन जाओगे, ये देखो मैंने नाम काट दिया आपका इसमें से, आपका बंदे का। मैंने ऐसा क्यों किया? बोलता ये तो ऊपर से आर्डर आएगा तो फिर भेजूंगा। और वो कौन था जिसका नाम काट दिया था? वो उसका नाम है नोमान, उसका बाप के नाम है अबुल कलाम। अब जब आप यहाँ आए और आपको पता चला कि बिलाखिर अब अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, क्या सोचते थे वहाँ पर अपनी फैमिली के हवाले से? सबसे ज़्यादा तो हमारे माँ बाप की याद आती थी हमारे, क्योंकि मेरे दिल में ये था जिस टाइम पे मैं जा रहा था मेरे वालिद साहब नाजुक थे, बीमार थे, तो उनका ज़्यादा मैं याद करता था किस हाल में होगा, अल्लाह उनको सही सलामत रखे। जब बॉर्डर क्रॉस करा तो फिर अपनी सरजमीन में आए तो दो रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ा हमने वहाँ बाघा बॉर्डर पे। तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगा, या अल्लाह हमारे को नई ज़िंदगी मिली अपने हुदूद में आए। तो फिर यहाँ आए और जैसे कि आपकी वाइफ ने बताया कि खुशी के मारे आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया। तो बच्चों से सुना कि आपका बेटा आ गया,
तो वो भागता भागता आया, आने के बाद मेरे को एक ही आवाज़ दिया और मेरे से गले लगे और गिर गए। हार्ट अटैक आया, 3 दिन तक का वो अस्पताल में थे। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी भी वो ऐसी है, नॉर्मल है। तो आपने वहाँ पे क्या देखा कि पाकिस्तान के कितने पाकिस्तानी हैं जो बेसिकली माहीगीर हैं और इसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से वहाँ पर मौजूद है? 90 से 95 जन हमारे को सामने टकराव हुआ पाकिस्तानी, और हमारे साथ कुछ बंदे ऐसे थे जिनके 27-28 साल हो चुके हैं, वहाँ पर जेल काट रहे हैं। यानी ये पूरी पूरी जिंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो वो लोग बहुत परेशान हैं। जज्बा खैर सगाली के तौर पर जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो भारत के जितने भी कैदी हैं माहीगीर उनको रिहा करता है और भारत भी करता है, लेकिन उमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि यहाँ से अगर 100 कैदी रिहा हुए हैं तो वहाँ से 3, 4, 5, यहाँ से 150 हुए हैं तो वहाँ से 6 या 15। तो ये वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो बेसिकली इसको ओन करते हैं, उनको ये चाहिए कि उनको वहाँ से रिहाई उनकी मुमकिन बनाई जा सके और उनके घर वालों से राब्ता कराया जा सके। अच्छा, आपने कहा कि 6 लोगों को रिहा किया, तो 6 में से 2 का तो इंतकाल हो गया था, वो किस तरीके से हुआ? 6 लोगों को रिहा तो वो मेरी बोट का हुआ, और भी 2 बोट बने ना, तो उनमें से वो लोग 15 जन थे। 15 में से वो लोग दो का डेड बॉडी आ गया, यहाँ पर बीमार हो गए थे। तो उनका वो बीमार थे तो उनका इलाज मुआवजा नहीं किया गया? वो हिसाब है कि लाश को ये बोलते हैं ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनको ऐसी इलाज कर दो हल्का बोलकर। तो अगर हम स्पेसिफिकली इस इलाके की इब्राहिम हैदरी की बात करें, रेडीकोट की बात करें, यहाँ के कितने माहीगीर ऐसे हैं जो अभी भी भारत की जेल में कैद हैं? अभी तकरीबन 60 से 70 बंदे तो यहाँ के हैं, हमारे 100 क्वार्टर के। बाकी इब्राहिम हैदरी के भी है कुछ, और अलीगोट के भी है, ठट्टा बदीन के इधर के भी सिंधी है, और आईसी के भी बहुत सारे हैं। अब जब आप वापस आ गए और आपको वापस आए कुछ महीने भी हो चुके हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि आपने रोज़गार का क्या किया? मैं काम के लिए तो बहुत जगह जा चुका हूँ, तो वहाँ पर कहीं पर भी मेरे को काम नहीं मिला। और यही काम आप दोबारा नहीं कर रहे, माहीगीरी का काम? नहीं, माहीगीरी का काम तो करना पड़ेगा। अब जब ऊपर काम नहीं मिलेगा तो करीब जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, और क्या करें, बच्चों का पेट तो पालना है। देखो, आया हूँ जब से मैं 60,000 का कर्जा हो गया हूँ, ले के गैस बिजली का बिल भरता हूँ। इतना बिल आता, हम लोग गरीब है। देखो, एक पंखा लगा हुआ घर में, एक बल्ब है, इसमें 40,000 30,000 बिल आएगा, तो गरीब इंसान कहाँ से भरा जाएगा? नाज़रीन, ये वो मुस्तहिक फैमिली है जो बेसिकली जिन्होंने बताई अपनी पूरी रौदात के हुसूल रिस्क के लिए इनको कितनी दुश्वारियों का ना सिर्फ सामना करना पड़ा। ना कोई फ्रिज है, ना कोई मोटर है। पंखा है, ठीक है, बल्ब चेक कर ले, कोई बल्ब नहीं है यहाँ पे। 2 रोशनदान है छोटे छोटे से, और ना ही कोई फ्रिज है, और ना ही कोई जो है इन्होंने कहा कि कोई पानी की मोटर है। 42,000 का इनका बिजली का बिल आया है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, मैं ये चाहती हूँ कि ये है वो मुस्तहिक लोग, आप दें, हम मना नहीं करते, लेकिन जो पेशावर बेकारी होते हैं उनको ना दें, उन लोगों को दें जो बल्कि इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो कैदोबंद की सोबतें काट कर आया है और अब जब अपने मुल्क वापस आया है, उसका कोई रोज़गार नहीं है, और वो उसकी बीवी और बच्चे उसी के आसरे पर हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारा बाप आएगा, हमारे मसले हल करेगा, और यहाँ पर आने के बाद वो क्या खाने को देगा, क्या पीने को देगा, जब बिजली के गैस के बिल इतने आएंगे। हमारे वालिद साहब का भी तबीयत ख़राब है, तो हमारा एक दिल में ये तमन्ना है कि हमारे वालिद साहब को हम लोग हज में भेजें। नाज़रीन, हम इस वक्त इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं और ये अली अकबर शाह गोट है, और यहाँ पर जो शख्स मेरे साथ मौजूद है इनके भाई थे जो कि 7 साल बाद भारत की कैद से रिहा होकर आए थे। कैसे लापता हुए थे और किस तरह से आए थे, तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपके भाई का? अब्दुल अमीन। कैसे लापता हुए थे वो समंदर पे गया था, मच्छी मार्केट में माहीगीरी की जाली में गया था, फिर वो दोबारा रिहा नहीं हुआ। राब्ता हुआ था? राब्ता नहीं हुआ। कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं? नहीं। आप लोग क्या सोचते थे? हम लोगों ने सोचा कि वो किसी न किसी दिन तो आएगा एक दिन में। फिर उसके बाद आपको पता चला वो आ रहे हैं? इन लोगों ने खबर दिया था। तो कैसे एहसासात थे, जज्बात थे, कैसा महसूस हो रहा था जब आ रहा था? हम लोगों को तो बहुत खुशी हुआ था। फिर आपने उनसे पूछा वहाँ पे उनके साथ कैसा सलूक होता था? उधर तो अच्छा सलूक क्या बोला उन लोगों ने, जितने भी बंदा आया हुआ सबों ने तारीफ किया हुआ, खाने पीने में, रहने पे। अभी कहाँ हैं आपके भाई? अभी समंदर गया। वही काम दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया? नहीं, वो काम तो नहीं है, वो तो एक दिन के लिए जाता है, छोटा किश्ती। अब डर लगता है, क्या कहते हैं? और जिंदगी में नहीं जाएगा बोल। वहाँ सबसे ज्यादा किसको याद करते थे? माँ बाप को याद करते हैं।
अब हम आए हैं फ़रीद के घर पे। फ़रीद की माँ से मिलेंगे क्योंकि फ़रीद की माँ रो रही थी, दुआएं कर रही थी, अपने बेटे को इतना याद कर रही थी। जब वो अपने बेटे से पहली बार मिली होगी, क्या एहसासात होंगे, क्या जज्बात होंगे, ये तमाम चीज़ें जानते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपका बेटा आया माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी। बैठे, खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश है। अल्लाह ताला मेरे को कर भंगा सुरा हो, जो भी खुश हो। मेरा बेटा आया ना, दुनिया मिल गया मेरे को। आप तस्बीह करती थी ला इलाहा इल्ला अंता हाँ, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको बोला था ना मैंने, कमलजा की वजह से तो ऐसे मेरा बच्चा लोग आ गया था। अब जो बंदा रहेगा उसके लिए भी इबादत कर लो, उसके लिए भी कुछ कर लो तुम। मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि फ़रीद आ रहा है वापस, कैसा महसूस हो रहा था? दिल में तो ये माँ को महसूस होता है, जब बच्चा आने वाला टाइम होता है ना, माँ को महसूस होता है। आप गई थी हाँ, लेने हाँ। या वो ये घर पर आया था? नहीं नहीं, हम लोग सब गया था वहाँ पे। तो पहली दफ़ा जब देखा अपने बेटे को, पहचान गई थी? हाँ, कितना अच्छा, सेहत भी अच्छा हो गया मेरा बेटा का, इतना मोटा हो गया था। क्या कहा फ़रीद ने आपको, कितना याद करता था? बहुत याद करता था, बोल रहा था रमज़ान में भी, ईद में भी इतना रोता था, इतना रोता था। बोलता अम्मी के उधर जाके ना अलग करके बैठ के ना इतना रोता हूँ, सब भाई बहन के अम्मी की सब याद आती है। आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बताया था कि फ़रीद जब से गया है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ख्याल करने वाला नहीं है। सारा कदम कदम पे बेटा का याद आती है मेरे को। मेरा बहुत प्यारा बेटा है, अभी बहुत दिन चल रहा है बेटा के लिए। अभी घर पे कुछ भी नहीं है, सुबह से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं है, अभी सुबह से भूखा है। छोटे छोटे 2 बच्चा है मेरा, वो भी काम पे नहीं कर सकता। उधर 3 डब्बा का दुकान पे शादी करता है, 200-300 देता है, इससे गुजारा जाता है। और कुछ ये राशन देता है, इसमें गुजारा करता तो हूँ। अब जब फ़रीद वापस आया है तो वो उसी तरह से ख्याल कर रहा है आपका? बहुत ख्याल करता है मेरा। अभी भी फ़रीद गया हुआ है? अभी भी समंदर गया हुआ। अभी अब आप एहतियात से भेजती हैं उसे, ये कहती है ख्याल? वो जाली में नहीं जा रहा, दूसरा जाली में जा रहा है। अभी बच्चों को डर हो गया ना। वहाँ भारत की जेल में था तो उसके साथ वहाँ पे कैसा सलूक होता था? वहाँ पे बोला उसको ज्यादा जुल्म नहीं किया, खाने पीने को मिलता था? छोटा जेल में जब रहती थी ना, खुद पका के खुद खाया। बीमार होता था तो इलाज वगैरह होता था? हाँ, बीमार होता तो वहाँ पे बोला डॉक्टर है, लेके जाता है। सही, अभी जाता है? कितने कितने दिन के लिए जाता है? 8 दिन 9 दिन रहता है। सही, अब आप कढ़ाई का काम कर रही हैं? छोड़ दिया ना, बेटी ने आज लाया, मैंने बोला मैं नहीं बना रही, मेरे को तबीयत सही नहीं। और बेटी आपकी ठीक है? हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगी आप कि जब वो यहाँ नहीं था, किसने आपका ख्याल रखा, किस तरह से ख्याल मेरा रखा? बेटियों ने ख्याल रखा मेरे को। 2 बेटा था, उसने तो ख्याल नहीं रखा, फिर बेटी ने ख्याल रखा। कमल शाह ने बहुत ख्याल किया मेरे लिए, कुछ ला के देता मेरे को खाना पीना में। चाहिए राशन वगैरह? हाँ, राशन वगैरह चाहिए। नाज़रीन, इन लोगों के लिए तंजीमें होनी चाहिए और हैं भी। बहुत सारी NGOs भी हैं जो अपने बिहाफ पे काम कर रही हैं और बहुत सारी तंजीमें भी हैं जो बेसिकली जो लोग भारत की जेल में क़ैद हैं उनके पीछे उनके घर वालों का क्या हाल है, किस गुर्बत, किस कस्मा पुरसी से वो गुजर रहे हैं, ये ख्याल रखना यहाँ जो हमारे इदारे हैं, तंजीमें, उनका काम है। ऐसे मौके पे हमने ये देखा कि कमाल शाह साहब का बड़ा जिक्र आता है। हम जिस भी घर में गए वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि वो राशन बाकायदगी से पहुँचाना, उनकी देख रेख करना, उनका ख्याल करना, उनके मसले हल करने के लिए वो सबसे आगे होते थे। तो हम अभी आपकी कमाल शाह से भी मुलाकात करवाएंगे। पहले क्या खाना बना के खिलाया उसे? मुर्गी खिलाया मैंने, मुर्गी पका के रखा सही है। था। वहाँ पे क्या सब्जी मिलती थी, दालें मिलती थी, क्या मिलता वहाँ था? पे भी बोला गोश्त भी मिलता है, मुर्गी का गोश्त मिलता है, गाय का तो नहीं मिलता उधर। फिर सब्जी वगैरह मिलता है, मच्छी वगैरह मिलता है, सब खिलाया उसने। नाज़रीन, हमारे साथ कोस्टल मीडिया के तर्जुमान कमाल शाह साहब मौजूद हैं और वो सिर्फ नाम के ही कमाल नहीं है बल्कि काम भी बड़े कमाल के करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम गए जिन जिन घरों में, हमने देखा जहाँ लोग आ गए हैं और जहाँ अभी कुछ ऐसे घराने भी हैं जहाँ पे लोग अभी वापस नहीं आए भारत की जेलों से आज़ाद होके। उन्होंने हमें बताया कि जिन दिनों हमारे घर से भाई, बेटा, बाप जो भी कैद में था, आप उनका बहुत ख्याल रखते थे, देख रेख रखते थे। तो कमाल शाह साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि तंजीमें होनी चाहिए, हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि ऐसे लोगों की किफ़ालत की जा सके? देखो, हमारे जो माइगर हैं, सबसे पहले तो हमारे जो माइगर हो जो ना सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। ये बेसिकली ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है, फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बनती है, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करती है। फिर हम जब उनके घरों में जाते हैं
तो बड़ी तकलीफ होती है। देखो जिनके बंदे अगर कमाने वाला वो चला जाए अपने छोटे माँ बहन भाइयों को अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, जिन घर में भूख और बदहाली हो और उनके पास खाने का ना हो, सिर्फ बर्तन खाली पड़े हो, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा एहसास होता है। फिर हम जाके जो ना ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको मिन्नतें करते हैं कि भाई हमारे जो भारत में कैद है उनकी फैमिली भूख और बदहाली का शिकार, उनके घरों में राशन नहीं है, उनके ईद के कपड़े नहीं होते हैं, रमज़ान का सहरी का वो नहीं होता, तो फिर वो हमें देते हैं, फिर जाके हम उनकी मदद करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 24 अरब रुपए सालाना टैक्स की मद में ये देते हैं, तो फिर क्यों नहीं इनका कोई पुरसाने हाल है? उनको कई मरतबा हम लोगों ने बोला है, मीडिया के तरफ से भी बोला कि भाई ये जिम्मेदारी जो है ना सिंध हुकूमत की है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन हमारे वो जब वो नहीं करते तो हमारे मुखिया हजरात हैं जिनको पता चल जाता है, वो मीडिया के थ्रू देख लेते हैं, फिर हमसे रब्ता करते हैं, जाके हम फिर उनकी मदद भी करते हैं, लोग मदद भी करते हैं। और ये रमज़ान का महीना है तो हम उन्हीं मुखिया हजरात से कहते हैं कि खुदारा इन एक नज़र जो है ना इन पर भी कराची का शहर है, इब्राहिम एदरी रेडी गोट जो साहिली पट्टी है, वो गरीब माइगर हैं। एक दिन समुद्र जब जाते हैं तो खाते हैं, वरना उनको भारत ही पकड़ लेती है, या भूख और बदहाली, उनकी नज़र भी देखें। सिर्फ आप किसी इदारे को जाके पैसे दे देते हो, क्या वो इदारे इनकी मदद नहीं करते। सही, अभी भी बहुत सारे ऐसे माहीगीर हैं जो भारत की जेल में कैद हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखो उसके जो न हवाले से हमने जो न मीडिया के थ्रू भी हमने इनमें चलाया, और रैली मुजाहरे इस तरह की बहुत चीज़ें हम लोगों ने की है, लेकिन जब वो छोड़ने पे आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 माइगर छोड़ते हैं। इस वक्त भी हमारे 90 के करीब हमारे जो है ना भारत के कैद में है, और ठट्टा बदीन कराची के माइगर वो जो ना कैद है, तो उनको भी रिहा करने की ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर इनके साथ कोई गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाता था, इनके साथ एक नॉर्मल रवैया जो है रवा रखा जाता था, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ देखो उधर भी मुसलमान कमेटी है, उधर भी जो है जेलों के अंदर मुसलमान है, क्योंकि भारत में भी मुसलमान रहते हैं, तो लाजमी उनको जो अच्छा खाना पीना देते हैं, उनकी अच्छी जो ना, और हमारे जो ना जेलों में भी, पाकिस्तान के जेलों में भी अच्छा सलूक करते हैं कैदियों के साथ, उनको भी अच्छा खाना। देखो उन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, वो जब समुद्र जाते हैं तो जो ना उनको भारतीय फोर्सेस पकड़ लेते तो उनसे सिर्फ जाल और मछली निकलता, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं निकलती, ना जासूस है। तो उनको जो ना उनको खुद पता है कि इनको जो सज़ा के तौर पे किसी को 2 साल सज़ा दी जाती है, किसी को 5 साल, किसी को 6 महीने। सही, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते, खाने को कुछ नहीं होता, बिजली के बिल नहीं भर पाते, तो क्या समझते हैं क्या करना चाहिए इनके लिए? देखो जब हम उनके घरों में जाते तो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो ना ईद के कपड़े नहीं है, और हमारे पास जो ना स्कूल जाने के लिए फीस के पैसे नहीं है, ना हमारे पास किताबें, इलाज और मुआवजे के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जो ना देखो ये रमज़ान का महीना है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारे जो मुखिया हजरात है एक नज़र जो ना माइग्रों की तरफ दे के मेरे पास आए, मैं उनको घरों पे ले जाऊंगा, हमें नहीं दे, हमें देने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से आके मैं उनके साथ जाऊंगा, घर दिखाऊंगा, बिल्कुल उनका अपने जो ना हाथों से दें, इनको इनका हक है, हक ही इन लोगों का है, जो ना समुद्र का सीना चीर कर और जाके जो ना बच्चों की रोज़ी की कमाने के लिए जाते हैं, फिर भारत के जेलों में कैद हो जाते हैं कई साल, जो ना वो भी अपनी ज़िंदगी और मौत की ज़िंदगी उधर गुजारते हैं, लेकिन उनके बच्चे ज़्यादा ज़िंदगी और मौत की गुजारते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के होते नहीं है, रात एक दिन खाते हैं, रात को दूसरे दिन फाका करते हैं। ये मतलब मैं उन्हीं मुख्य हजरात से बोलूँगा कि खुदारा एक नज़र जो ना इब्राहिम एदरी रेडी गोट और सिंध की साहिली पट्टी पे देखें, वहाँ पे बहुत गुर्बत, क्योंकि आप देते तो हैं, लेकिन अगर आप जो दे रहे हैं वो सही जगह पहुँच जाए तो उसकी कबूलियत तो उसी वक्त हो जाती है। पाकिस्तान में माहीगीरों को कई मसाइल का सामना है, उनकी जिंदगी सख्त मेहनत के बावजूद गुर्बत से दो चार होती है, और जब ये माहीगीर समंदरी हुदूद अबूर करने के जुर्म में भारतीय जेलों में पहुंच जाते हैं तो वहां उनको बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमती सतह पर दो तरफा कैदियों की रिहाई जब अमल में आती है तो भारतीय और पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा करके भेज दिया जाता है, लेकिन इस तमाम अरसे में उनके घर वाले सख्त तकलीफ और मुश्किल हालात से गुजरते हैं। आज भी भारतीय जेलों में पाकिस्तानी माहीगीर रिहाई के मुंतजर हैं और उनकी नजरें हुकूमती इक़दामात पर ठहरी हुई हैं ताकि वो अपने वतन वापस आ सकें। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफर में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।